अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 24, टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। ENG 506 अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है। पूरी दुनिया में यूज़ करने वाली डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो होती हैं वो हमारे पास वर्ल्ड इंग्लिशेस होती है। ठीक है, टॉपिक 127 देखिए, जिसमें पहले तो इंट्रोडक्शन बताया गया वर्ल्ड इंग्लिशेस का, कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज्ड की जाने वाली लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय ओवर 300 मिलियन पीपल एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA, इन सारी कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके अलावा बताया गया एंड बाय ओवर 700 मिलियन पीपल एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़र्स। ठीक है, वो इसको यूज़ करते हैं। अब वो कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ के नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकता है आपको। ठीक है, इसी तरह बताया गया है वर्ल्ड इंग्लिशेस के बारे में कि ये इंडिकेट करती है वर्ल्ड लैंग्वेज को। ठीक है, जो कि रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज का एज अ लिंग्वा फ्रैंका। ठीक है, एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स। ठीक है, कचरू के अकॉर्डिंग क्या है कि द नोशन ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर नॉट, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश जो है वो फंक्शन प्ले करती है एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह बताया गया कि वर्ल्ड लैंग्वेज सिमिलर है जो न्यू इंग्लिशेस है। इसी तरह बताया गया है कि वर्ल्ड इंग्लिशेस जो है वो सिमिलर है न्यू इंग्लिशेस के साथ, और साथ ही साथ बताया गया है कि ये बहुत सारे स्पीकर्स के थ्रू बोली जाती है, लेकिन ये मोस्टली जो है वो किसी की मदर टंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ की बात की गई है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाता है जहाँ पर इंग्लिश जो है वो यूज़ की जाती है एज अ डोमिनेंट लैंग्वेज, एज अ मदर टंग। ठीक है, उनमें कौन सी कंट्रीज़ आ जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA, ये आप लोगों ने याद करना है। सेकेंड सेट में हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ आ जाएंगी? वो वाली कंट्रीज़ आ जाएंगी जिस पर जो क्लोनाइज्ड हुई थी। ठीक है, क्लोनाइज्ड किसे कहते हैं? जिस पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। ठीक है, जो अंडर ब्रिटिश रूल रही थी। ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उन लोगों का, उनकी लैंग्वेज का असर पड़ता है। ठीक है, तो अब वो लोग, जैसे कि इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, नाइजीरिया, सिंगापुर, फिलिपाइंस, ये सारी कंट्रीज़ जो थी ये क्लोनाइजेशन के नतीजे में आई थी। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ था कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और थर्ड सेट में हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ आ जाएंगी? वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंटरनेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करती हैं, जिनमें हमारे पास चाइना, जापान, कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 सर्कल्स की बात की गई है, जिनमें इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल हैं, जिनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मॉडल कहते हैं, जो कि बाय कचरू इन्वेंट किए गए थे। ठीक है, इसी तरह टॉपिक 128 देखिए, जिसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात की गई है वर्ल्ड इंग्लिशेस के लिए। ठीक है, नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान की डिफरेंसेस को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इन फिलोसफर के अकॉर्डिंग देखें कि द टर्म नेटिव एंड नॉन नेटिव राइज ए नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस फील्ड में? थ्योरेटिकल और अप्लाइड लिंग्विस्टिक फील्ड में। किस तरह के एक लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाना और दूसरी लैंग्वेजेस एक तरह से उसका उनके ख़त्म होने की वजह बन जाती है, वो लैंग्वेज जो कि डोमिनेंट लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके यूज़र्स होते हैं, जिन्होंने इसको मदर टंग के तौर पर अडोप्ट किया होता है, उनको वो एडवांटेज पर होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ बताया गया है कि जो नोशन है, एक तरह से एक नज़रिया नेटिव स्पीकर्स का, कि हैज़ बीन एम्प्लॉयड एज अ मार्क ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, इसी तरह अगेन बताया गया कि नॉन नेटिव स्पीकर्स को क्या होता है कि अच्छी जॉब्स में से एक्सक्लूड ही कर दिया जाता है, उनको रखा ही नहीं जाता। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा नेटिव वैराइटीज़ की बात की गई है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों जो हैं, इन्होंने इंग्लिश का एज अ मदर टंग अडॉप्ट किया था और ये वाइडली एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। तो ये नेटिव वैराइटीज़, और नॉन नेटिव वैराइटीज़ में कौन सी? इंडियन इंग्लिश आ जाएगी, ब्रूनी इंग्लिश आ जाएगी, सिंगापोरियन इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, पाकिस्तानी इंग्लिश। उसके अलावा विडॉसन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने बताया था कि इंग्लिश किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि नेल्सन ने कहा था कि उन लोगों की ओनरशिप है जिन्होंने एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा इस लैंग्वेज के साथ गुजारा है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। ठीक है, इसी तरह ये मजीद पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। टॉपिक 129 देखिए, जिसमें प्रोफाइल अक्रॉस कल्चर्स एशियन इंग्लिशेस की बात की गई है। ठीक है, एशियन इंग्लिशेस जो है उनमें हमारे पास
इंग्लिशेस ऑफ साउथ एशिया आ जाएगा और इंग्लिशेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, ठीक है, जिनमें हमारे पास वो कंट्रीज़ आ जाती हैं जिन्होंने इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज अडॉप्ट किया, ठीक है, जिनकी मदर टंग तो कोई और है लेकिन इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज़ आ जाएंगी, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। उसके अलावा साउथ एशिया का बताया गया कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंस, जो कि इंग्लिश को यूज़ करती हैं कंट्रीज़, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटस में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आज़ादी के बाद इंडिया ने इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया फॉर सेवरल डिकेड्स, ठीक है। उसके बाद कचरू ने जो है वो बताया कि डिफ़ाइन किया मॉडर्न साउथ एशियन इंग्लिश को एज द एजुकेटेड वैरायटी, यानी कि जैसे जैसे उन्हें इंपॉर्टेंस पता चलती गई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंग्लिश को डिफरेंट एजुकेशनल वैराइटीज़ के तौर पर यूज़ किया, एजुकेशन में, ऑफिसेज़ में, बिज़नेस में। तो इस तरह क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली वहाँ पर भी एक्सेप्ट करने लग गई जौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि 1967 में जो है वो इंग्लिश को एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया था इंडिया में, कि हिंदी के साथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाएगा फॉर पार्लियामेंट, फॉर ऑल अदर ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो एज अ पॉजिटिव वे में लिया जाता था, और उसके अलावा मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, यानी कि डिफरेंट मदर टंग के यूज़र्स जो थे वो इंग्लिश को यूज़ करते थे। तो ये एक तरह से मल्टीलिंगुअल सिचुएशन थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिशाइजेशन इन साउथ एशिया आ जाएगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए थे उन कंट्रीज़ ने जो इंग्लिश को एज अ मदर टंग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि लेक्सिकल इनोवेशन थी। लेक्सिकल किसे कहते हैं, वोकैबुलरी को कहते हैं। तो लेक्सिकल इनोवेशन में क्या था, लोन वर्ड्स जो थे वो लिए गए थे। अब जैसे कश्मीरी इंग्लिश में देखा जाए तो विडो, कैंसर, बाथरूम, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वहाँ से लिए गए थे, ठीक है। इसी तरह ग्रामेटिकल इन्फ्लुएंस में क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ पैसिव, इंक्रीज़ यूज़ ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, अच्छा यहाँ कोई एग्जांपल नहीं है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। एज सच जैसे मैं आप लोगों को स्टेप्स बताती हूँ ना, आप लोग सिर्फ उन्हें याद रखा करें। आप लोग ये जस्ट एक एक लाइन भी लिख देंगे ना, आप लोगों को नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे तो नंबर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारे पास टॉपिक 130 है, जिसमें हमने प्रोफाइल जो है वो पढ़नी है एशियन इंग्लिशेस की, ठीक है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि साउथ एशियन इंग्लिश को डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश से जो है वो चेंज बनाते हैं। वो कौन से हैं, वो कचरू के अकॉर्डिंग कुछ करैक्टरिस्टिक्स हाईलाइट किए गए हैं जो कि फोनोलॉजी, ग्रामर और लेक्सिकन की बेस पर हैं, ठीक है। फोनोलॉजी में क्या है, द वेरियस सेगमेंटल क्वालिटीज़, जैसे कि मोस्ट डिफ्थोंग्स जो हैं, जो वोवल्स हैं, वो प्रोनाउंस किए जाते हैं सिंपल वोवल, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं। साउथ एशियन इंग्लिश में जो है वो ये इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि डिस्टिंक्शन आ जाती है बिटवीन टेंस एंड लेग्स वोवल्स, ठीक है। किस तरह आ जाती है, जैसे कि डीप और डिप में कोई डिफरेंस नहीं रखते, कोई फ़र्क नहीं होता, कोई ज़्यादा एज सच डिस्टिंक्शन नहीं होती। इसी तरह हिंदी उर्दू स्पीकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान में प्रोनाउंस स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट, ठीक है, ये एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह ग्रामर एट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आर्टिकल्स नहीं ज़्यादातर प्रोनाउंस किए जाते, जैसे कि द, आ, एन जो होते हैं ये प्रोनाउंस करने में। इसी तरह यूज़ ऑफ टैग्स जो है, येस, नो, इज़ंट इट, ये जो है वो बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईडियम्स एंड मेटाफोर्स। अब ईडियम्स मेटाफोर्स का क्या है कि पाकिस्तानी इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में क्या होता है कि जो उर्दू सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको एज इट इज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ, वी ईट देयर साल्ट, वी ईट देयर सॉल्ट एंड एज लॉन्ग एज वी ईट इट, यानी कि हमने उनका नमक खाया है। तो ये जिस जिस तरह उर्दू में सेंटेंस है वो उसी तरह इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम नेटिव स्पीकर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक तरह से एक रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह लेक्सिकन आइटम्स हैं, कुछ वोकेबलरी के कुछ। इसी तरह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चिट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, लेटर के लिए, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसी तरह बग्गी जो है वो कैरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एटीट्यूड में बताया गया 3 कैटेगरीज ऑफ ओपिनियन। उसके अलावा यहाँ पर ये सिजोफ्रेनिया जो है ये एक तरह से एक ब्रेन डिसऑर्डर है, क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच यूज़ की जाती है, ठीक है।
तो ये एक तरह से डिजीज़ है, ठीक है। तो ये कचरे ने इसको नाम दिया है, जो हम लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एरर्स करते हैं, इसको सिज़ोफ्रेनिया का नाम दिया है। ये कुछ कैटेगरीज है जिनमें बताया गया है कि एक तरह से लैंग्वेज है ये प्रोग्रेस की लैंग्वेज है, और दूसरी तरफ ये एक तरह से एब्सोल्यूट रिजेक्शन व्यू है, किस तरह से कि बाकी लैंग्वेजेस की थ्रेट की वजह बनता है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 131 आ जाता है जिसमें अफ्रीकन इंग्लिश की बात की गई है। अफ्रीका की हिस्ट्री जो है वो मैंने वर्ल्ड इंग्लिशेस में काफ़ी डिटेल में बताई थी, लेकिन अब दोबारा इसका ENG 503 में भी ये टॉपिक आ गया है। तो अफ्रीकन इंग्लिश का क्या है कि इसमें ये भी एक तरह से कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ था। तो जब ये कंट्री जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हुई तो इस पर इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था, ठीक है। इसने एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को आप कह लें एज अ मदर टंग ही अडॉप्ट कर लिया था। तो बताया गया है कि इंग्लिश हैज़ अ कंटिन्यूइंग प्रेजेंस इन द गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड कॉमर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़, जिनमें कौन सी कंट्रीज़ आ जाएंगी? घाना, कीनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। अब इसमें बताया गया है कि इस कंट्री ने भी जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया, इसने भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स की थी, ठीक है। इसके भी उन्होंने कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए हैं, मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताती हूँ कि एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर इस कंट्री में क्या होता है कि ये यूज़ करते हैं ही इज़ अ रियल होल पर्सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ही इज़ एन अडल्ट, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि द यूज़ ऑफ बॉय बाय गर्ल्स फॉर देयर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह फुटिंग टू मीन वॉकिंग, ठीक है। फुटिंग यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं, इनमें ना प्लूरल्स की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। ये क्या करते हैं, फर्नीचर्स के साथ एस लगा देते हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ भी, नॉइज़ेस के साथ भी, जबकि क्या होता है कि इसको हम एज अ सिंगल फर्नीचर यूज़ करें तब भी ये प्लूरल का ही मायने देता है, लेकिन इनमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। इसी तरह चैट्स, रिस्पेक्ट्स। उसके अलावा कॉइनेज में क्या होता है, एक क्या होता है इसमें कि कॉइनेज जो होता है ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो इन्वेंट किए जाते हैं, जैसे कि हार्ड कैप यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड शिप, ठीक है। इसी तरह इसमें कंपाउंडिंग है, दीज मीन टू बॉयज़, ठीक है। खुद कंपाउंडिंग करना यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर कोई न्यू सेंटेंस बना लेना। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें यूज़ ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो है ये इसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, ठीक है। प्लूरल की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। आर्टिकल्स की भी इनमें क्या होती है कि ओमिशन होती है, यानी कि मोस्टली आर्टिकल्स लगाते ही नहीं हैं। तो आखिर पे हम ये कह सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि इंग्लिश एक तरह से रिड्यूस हो गई है, यानी कि जिस तरह उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस तरह नहीं है। लेकिन क्या है कि ये इंग्लिश को यूज़ करते हैं बाय चेंजिंग देयर फीचर्स, बाय चेंजिंग देयर ग्रामर, कैटेगरीज, लेक्सिकन आइटम्स, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश को यूज़ करते हैं और वाइडली इन कंट्रीज़ में भी इंग्लिश एक्सेप्ट की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये टीचिंग एंड टेस्टिंग वर्ल्ड इंग्लिश के बारे में बताया गया है। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोगों ने खुद पढ़ना है। इनमें कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, ये बताया गया कि टीचर्स को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और किस तरह उन्हें टीच करवानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। मैं वैसे चाह रही थी कि मैं मिड टर्म की सीरीज़ पहले कंप्लीट करती, देन मैं फाइनल टर्म की सीरीज़ बनाती, बट एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आई थिंक, तो उनकी वजह से मुझे ये लेसन अपलोड करना पड़ रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मुझे दुआओं में, कोई चीज़ रह जाती है, इग्नोर हो जाती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम किसी नई वीडियो में, किसी नई सीरीज़ में दोबारा मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।